ठीक है, जो भी टर्म्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया जाता है ऑलवेज इज अ परसेंटेज। जैसे मान लो 10% का इंटरेस्ट चल रहा है तो 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपए आपको ज्यादा देने पड़े। सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको बैंक को रिटर्न करते समय ज्यादा देना पड़ेगा, या आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो आपको अपने पैसे के साथ में कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं। देखिए, आप जब लोन लेने के लिए जाते हो तो ऐसे कहते हो कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन है बट अभी के लिए 10,000 दे देना, मैं कल लेके आऊंगा, बाकी का अगले मंथ में दे देना, ऐसे कहते हैं क्या? पूरा ही लेते हैं बैंक से। तो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, अमाउंट की वैल्यू कितनी? 110, क्योंकि मेरा 100 रुपए मैंने लिया था, 10% मेरा इंटरेस्ट लगेगा तो 110 हो जाएगा। 2 साल के लिए लगाएंगे तो कितना होगा? 120। 3 साल के लिए लगाएंगे तो कितना होगा? 130। ऐसे, ठीक है। डिफरेंस लोगे तो अमाउंट में से अमाउंट जब माइनस करते हैं प्रिंसिपल आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली मिलेगा। पैसा ज्यादा मिलना, एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलना, उसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक बात बताओ, x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 36 आ रही है, तो बताओ किसका स्क्वायर 36 होता है? तो 6 इज द राइट आंसर। दीजिएगा। तो जो टॉपिक आज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। और पहला सेशन है तो आप पार्ट नंबर 1 वगैरह लिख सकते हैं, ठीक। कल हम लोगों ने एक लेक्चर ऐसे कंडक्ट किया था कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, किससे रिलेट करता है, क्या क्या टर्म्स आने वाली है, ये कल के लेक्चर में देखा गया था, ठीक है। लेकिन जो भी कंसेप्ट है मैं दोबारा यहां पर रिपीट करूंगा, सभी चीज दोबारा रिपीट करने वाला हूं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेट करता है, ठीक है। अब हमें पैसे की जरूरत जो भी होती है, तो मैंने कल आपको बताया कि अगर आपको कोई अमाउंट लग रहा है, ठीक है, वॉट एवर जो भी आप, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया या कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसके लिए बहुत अच्छा पैसा लगने वाला है, तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो फैमिली है, ठीक है, या रिश्तेदार है, उनके पास में जाके मैं पैसे की डिमांड कर सकता हूं। इससे बेनिफिट क्या होता है हमारे पास? अगर मैंने फैमिली और फ्रेंड से पैसे लिए तो मुझे जब रिटर्न करने का टाइम आएगा तो मुझे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। फैमिली वाले हमें ये कहेंगे क्या, ज्यादा पैसे दें? कभी नहीं कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपके अगर कोई क्लोज फ्रेंड होगा, आप उनसे भी पैसे मांगोगे तो वो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, मतलब एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज भी नहीं करेंगे। तो इजीली पहला कंसेप्ट होता है कि मैं फ्रेंड और फैमिली से पैसे उधार ले लूं। लेकिन जब लोग घर परचेस करते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा, अगर किसी को घर लेना है, ठीक है, तो घर लेते समय बहुत बड़ी वैल्यू लगती है यार, करोड़ों में लग रहा है आज के हिसाब से। अगर मेट्रो सिटी की बात करें, लाख तो हर जगह पर है, लेकिन इतना बड़ा पैसा अगर फैमिली के पास नहीं होता, उस केस में आदमी क्या करता है? बैंक से पैसे लेने के लिए जाता है। तो जब वो बैंक से पैसे लेने के लिए जा रहा है और जितना पैसे की हम लोग बैंक को डिमांड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। तो उसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल। और सिंपल सा ये भी मतलब होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को और एक लेटर से जानते हैं, वर्ड से जानते हैं, उसी को कहते हैं सम, ठीक है। इसे प्रेजेंट करेंगे पी वाले लेटर से। तो प्रिंसिपल का मतलब ऐसे समझेगा, किसी से कुछ पैसे उधार लेना या किसी को कुछ पैसे क्या देना, उधार देना, ये भी प्रिंसिपल। ठीक है, आपने किसी से पैसा उधार लिया तो मैं कह रहा हूं कि मैं बैंक से पैसा ले रहा हूं तो मेरा प्रिंसिपल है। अगर मैं किसी को पैसा उधार दे भी रहा हूं तो भी प्रिंसिपल है। हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट तो करते हैं। तो डिपॉजिट क्या इज ऑल्सो प्रिंसिपल, ठीक है। बैंक में पैसा डिपॉजिट करना भी प्रिंसिपल है। चलो एक बात बताओ मुझे, बैंक में लोग पैसा क्यों डिपॉजिट करते हैं? फर्स्ट इज अ सेफ्टी, ठीक है, मेन तो यही रीजन है कि पैसा चोरी ना हो, ठीक है, इस ये रीजन होता है। दूसरा और क्या रीजन होता है, लोग और पैसे, इंटरेस्ट भी मिलता रहे। लेकिन दुनिया के ऐसे कुछ बैंक भी है, ऐसे कुछ देश है जो कहते हैं बैंक में पैसा रखोगे तो पैसा कम मिलेगा। ऐसे भी कुछ देश है इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड में, बैंक में पैसा रखोगे तो कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? हम लोग आपका पैसा रख रहे हैं ना, आपका पैसे का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो कम मिलेगा, ऐसे। उनका मेन पर्पज है आप वो पैसा लगाओ और इन्वेस्ट करो या तो यूटिलाइज करो, ऐसे कुछ कंट्रीज है। लेकिन यहां पर इंडिया में कहते हैं देखो, लोग बैंक से पैसे उधार भी लेते हैं और डिपॉजिट भी करता है। तो जो पैसा हम लोग उधार ले रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब प्रिंसिपल आने के बाद में मान लेते हैं कि बैंक से मैंने जो पैसा लिया, बैंक हमें पैसा क्यों देगी? बिकॉज वो उसके ऊपर क्या चार्ज करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कल भी पढ़ाया था, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं खाली। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी टर्म्स है वो हमेशा किस में आता है? परसेंटेज में, ठीक है। जो भी टर्म्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया जाता है ऑलवेज इज अ परसेंटेज। जैसे मान लो 10% का इंटरेस्ट चल रहा है तो 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपए आपको ज्यादा देने पड़े। 7% का चल रहा है तो उस ओरिएंटेड बताया जाता है। नॉर्मल आप देखिएगा, अगर आप लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हैं, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 8, 7 इसके आसपास होता है नेशनलाइज बैंक का। लेकिन आपने प्राइवेट बैंक से ले लिया तो 14 तक चला जाएगा,
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगा रहे हैं, तो बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब ये होता है जब बैंक को हमें पैसा देना पड़ता है, वापस देंगे, तो दैट टाइम कहेंगे कौन सा फैक्टर आएगा, टाइम, कितने समय के बाद में पैसा वापस करोगे, उसको लिखेंगे एन से। तो एन का मतलब क्या होगा, कितने समय के बाद में, वो हमेशा किस में होगा, नंबर ऑफ ईयर्स में। एन की वैल्यू हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स में होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं 6 मंथ के बाद में पैसे रिटर्न करने वाला हूं, तो 6 मंथ यानी कितना साल हुआ, आधा साल हुआ, क्योंकि 12 महीने का 1 साल ना, तो आधा साल हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अब बैंक कहते हैं यार चलो ये तो 3-4 चीजें हो गई। देखिए, पैसे बैंक के पास से हम लोग लेने गए, बैंक ने क्या लगाया उसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोगों ने डिसाइड क्या किया, कितने समय के बाद में रिटर्न करने वाला है। जब रिटर्न करने का टाइम आएगा, तो खाली जितना पैसा लिया उतना ही वापस करना है क्या, नहीं, उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उस समय एंट्री होगी यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट को मैं एसआई से प्रेजेंट करता हूं, एसआई फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। तो ये पैसा देना पड़ेगा। तो एसआई का मतलब खाली ऐसे समझ लो, इज अ एक्स्ट्रा मनी, जो आप बैंक को ज्यादा पैसे देने वाले हो, या आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो भी आपको ज्यादा मिलेगा, तो दैट इज द एक्स्ट्रा मनी। और जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय कितना, 100। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बनेगा। इस तौर पे हम लोग जितना पैसा हमें ज्यादा देना है वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। और एक टाइम ऐसे भी आएगा कि सर मुझे तो पैसा वापस करना है, तो जो वापस करने वाला पैसा होता है उसको कहा जाता है अमाउंट। ठीक है, तो जो पैसा आपने लिया था वो तो देना है, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी देना है। तो यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस क्या लग जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी पैसा जो लिया साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी वापस दे दो, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा ए, यहां पर यस आए, ये बना, हाँ, पी प्लस यस आए। ये स्टेप समझ में। चलो अगर मान लेते हैं कि इसमें मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अगर मुझे यही फॉर्मूले से पी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। किसी पर्सन ने कहा यार चलो मुझे सिंपल इंटरेस्ट ही बताओ क्या निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते समय दोबारा क्या होगा, अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, प्रिंसिपल। तो ये बन जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको बैंक को रिटर्न करते समय ज्यादा देना पड़ेगा, या आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो आपको अपने पैसे के साथ में कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं। देखिए यार, पहली चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लो, ये टॉपिक खाली सिंगल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे। ऐसा मत ध्यान रखना कि 1-2 मार्क्स आ गए तो फिर यहां से, इस टॉपिक के ऊपर आपका डीएल लगने ही वाला है, इसको कोई रोका नहीं सकते। डेटा इंटरप्रिटेशन नाम का टॉपिक है, आप सभी एग्जाम जब जाओगे तो आपको लगेगा ग्राफ में सवाल आ गए सर, तो वो तो फिर इसी के ऊपर आएगा। तो मैं पहले कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि होता क्या है। इज ऑल्सो वन टाइप दैट इज अ डेटा सफिशिएंसी, एक स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वगैरह आता है, वो इसी से कनेक्ट करेगा। तो पहले अच्छी तरह से देखना समझ में क्या आ रहा है, अमाउंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसको अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, और इसमें कैसे निकाल रहे हैं। ओके, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया, इसकी वैल्यू लिखे। अब नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएसआई। यार जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी क्या खासियत है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये समझना जरूरी है। इसमें क्या है, तो पहला हम लोगों ने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है एसआई इज ऑलवेज, ऑलवेज कांस्टेंट। ये कल भी लिखा के दिया था, एसआई इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कब कांस्टेंट होगा, इफ R% इज कांस्टेंट। कहते हैं एसआई हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स हो। यानी आप ऐसे मान लो, बैंक से हम लोगों ने लोन ले लिया और बैंक कहती है कि मैं 1 साल का आपको इंटरेस्ट 10,000 चार्ज करती हूं, ये बैंक का कहना है। अगर 1 साल का 10,000 चार्ज करेगी तो अगले साल भी कितना चार्ज करेगी, 10,000 रुपए ही चार्ज आपको करना पड़ेगा। आपने 1 साल को 10,000 आप दे रहे हो एक्स्ट्रा, तो आपने कहा मैं 2 साल के बाद दूंगा, तो 2 ये साल के हो जाएंगे 20,000, 3 साल के बाद देंगे 30,000। लेकिन कब होगा, कब होगा, जब आर कांस्टेंट हो। फिर सर ये आर क्या मेरे कंट्रोल में या बैंक के कंट्रोल में, नहीं नहीं, ये दोनों के कंट्रोल में नहीं। इसका रीजन समझ लो आप, बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, उस समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता रहता है, लेकिन बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो फ्लैक्चुएट होता है। कैसे होता है समझे, हमें पैसे की जरूरत है, हम लोग जाएंगे बैंक के पास, बैंक को पैसे की जरूरत है, किसके पास जाएंगे,
आरबीआई के पास। जो बैंक जब आरबीआई से पैसा लेती है उसको कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट ये वर्ड आता है कि भाई मैंने बैंक को पैसा तो चाहिए, तो बैंक भी तो किसी के पास अपना जाएगा, तो बैंक जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई जो उसको पैसा देगा और जिस रेट से देगा दैट इज कॉल्ड एज अ रेपो रेट, उसको रेपो रेट कहेंगे। और कभी कभार ये भी हो सकता है कि आरबीआई के पास ही पैसा नहीं है, तो आरबीआई किसके पास जाएगा? व्हाट इज द आरबीआई यार? क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई के पास पैसा नहीं, आरबीआई को किसके पास भेजोगे आप? बैंक के पास। दो ऑप्शन होता है, आरबीआई खुद कहता है मेरे पास पैसा नहीं, तो क्यों मैं बैंक से ही पैसा ले लूं, जो अच्छा चल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उससे भी पैसा उठा सकता है। जब आरबीआई ने बैंक से पैसा उठाया तो उसने तो रिवर्स कर दिया, आरबीआई तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड इज अ रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो मोस्टली फंडामेंटल क्या है, जब बैंक्स ने आरबीआई से पैसा लिया और रेपो रेट अगर बैंक आरबीआई ने उसके ऊपर चार्ज किया, रेपो रेट की वैल्यू कम हो गई तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। लेकिन रेपो रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अगले साल भी बढ़ जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है, अलग अलग इस पे। ठीक है, तो कुछ जगह पर आपको ये भी नजर आता है कि सर, थोड़ा सा मैं मिथ क्लियर कर देता हूं इसमें, ये टॉपिक पढ़ते समय हम सभी के सभी लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में। मैं जानता हूं मैक्सिमम सभी लोगों का अकाउंट है बैंक में। ये भी मानते हैं कि नेशनलाइज बैंक एंड प्राइवेट बैंक का ऐसा कोई टाइप है, गवर्नमेंट बैंक सिंपल कहते हैं, बैंकिंग में तो जाना नहीं है। गवर्नमेंट और प्राइवेट नाम के बैंक होते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो भी बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह। मान लेते हैं कि आप लोगों ने प्राइवेट बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, हाँ, या कुछ ऐसे सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं कि नहीं, जैसे अर्बन बुल्ढाना बैंक, अपने नीचे एक बैंक है इंस्टीट्यूट के विश्वेश्वर बैंक। मैंने बैंक में पैसा रखा और बैंक करप्ट हो गया या कोई तो आदमी आया बैंक को लूट के चला गया, तो क्या हमारा पैसा रिटर्न मिलेगा? इसकी कोई गारंटी है? हाँ, ऑफिशियली नहीं। यानी आपका पैसा आपने बैंक में रखा, प्राइवेट बैंक में, और बैंक को किसी आदमी ने लूट के लेके गए, ऐसे रातों रात एकदम कोई अटैक करके बैंक पूरा लूट के लेके चला गया, तो आपको पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं उस समय क्लियर होता है कि पैसा मिलने की गारंटी नहीं है। चलो ये प्राइवेट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट में एसबीआई में पैसा रखा है सर मैंने, और एसबीआई में ऐसा अटैक हो गया, लोग आके चले गए, ऐसे दो आदमी आके चले गए, पैसा लूट के बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, और दोनों का अभी रिसेंटली मीटिंग में दोनों एकदम बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं कि हम लोग तो बाहर है। कौन से पर्सन है? विजय माल्या, और दूसरा कौन सा? नीरव मोदी, दोनों के दोनों बाहर है। ठीक है, विजय माल्या से पूछा गया कि विजय माल्या, मैंने कुछ नहीं किया, उसका इंटरव्यू देख लो आप लोगों के, मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने ऐसे कुछ तो पैसा लेके चला गया। लेकिन अभी एक बात बताओ, अगर विजय माल्या पैसा लेके भाग गया तो क्या वो पैसा लोगों को वापस मिलेगा? इसकी कोई गारंटी, ऑफिशियली गारंटी नहीं होती। फिर सर मिलता तो है, हाँ मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज उस समय की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर आता है, लोग गवर्नमेंट के ऊपर चिल्लाते हैं हमारा पैसा लेके चला गया है, आप क्या कर रहे हो? और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? अगर लोगों ने हमारे ऊपर आरोप किया तो अपोजिशन पार्टी वाला भिड़ जाएगा, वो कहेगा लोगों का क्या चल रहा है, उसको लोगों का पता नहीं है, तो पढ़े गवर्नमेंट फिर मैं आ जाऊं सरकार में, ये मेन मुद्दा होता है। और वो गवर्नमेंट को आप कंट्रोल कर लेते हो, इस वजह से फिर प्रेशराइज गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, ये मेन चीज है। ऑफिशियली आपने बैंक में पैसा रखा, ये बैंक की कोई रूल नहीं है कि आपको अगर कोई हादसे में बैंक का पैसा चला गया तो आपको रिटर्न करे। ठीक है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, इस वजह से पैसे मिल जाते हैं। और सबसे एक शॉकिंग बात समझे, जितने भी छोटे छोटे बैंक है ना, जैसे ऐसे बैंक जो नेशनलाइज नहीं है, जो स्टेट वाइज बैंक बनी है और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट को रिकमेंड करते हैं, मैं नाम ऐसे नॉर्मल लेता हूं, पर्सनली मत लेना उसको। पीडीसीसी बैंक, व्हाट इज अ पीडीसीसी बैंक? पुणे जिला मध्यवर्ती बैंक, सातारा बैंक, अर्बन बैंक, बहुत सारी बैंक होगी। अगर ये बैंक में सबसे ज्यादा, नाम इनका नहीं है पर्टिकुलर समझना, ऐसे जो बैंक होते हैं छोटे बैंक, उसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, मैक्सिमम फ्रॉड। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज उसका जो हेड होता है वो क्या होता है? पॉलिटिशियन होता है, उन्हीं के एरिया का मेन पर्सन है, उन्हीं का। जैसे अपनी विश्वेश्वर बैंक है, इसी सोसाइटी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, वहां से उसमें ज्यादातर पैसे बैंक में आने के बाद आदमी क्या करता है? रिलेटिव को पैसा दे देता है, अपना आदमी लेके जा पैसा, उसको देखता नहीं है बैकग्राउंड वगैरह वो देगा कि नहीं देगा, उसको लोन देता है। तो उस केस में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। ठीक है, रिकवरी करना मुसीबत हो जाती है, और उस केस में ज्यादातर लोगों का नुकसान हो जाता है। तो पैसा रखते समय भी सबसे सेफर साइड इज द नेशनलाइज बैंक। फिर लोग सर इसमें पैसा क्यों रखते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ाया देगा। आपको फोन कर दिया, वो घर पे आपको कागज पत्र मतलब क्रेडिट कार्ड ला के दे देगा, और क्या कहे अपनी घर की बैंक है, तू बता तो सही पैसे निकालना है, चलो 2 मिनट, स्लिप भरने की जरूरत नहीं, वो घर का वाला ही ऐसा लग देगा। तो आदमी को अच्छा लगता है कि मुझे बैठे बैठे मेरा काम हो रहा है, इस वजह से लोग वहां पर पैसा रखते हैं। ठीक है, चलो तो ये हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर आर मेरा कांस्टेंट हुआ तो मेरे पैसे जो है ना वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यहां पर ये इसमें कभी भी बदलाव नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हो तो एसआई का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय कितना, 100। ये ऐसे लिखते हैं। अब कल भी मैंने ये कंसेप्ट बताया आपको कि हम लोग जब भी इसे सॉल्व करें, 100 इज द नंबर यार, एक नंबर है तो ये तो मेरा फिक्स हो गया, ये कभी बदलेगा नहीं, दैट इज अ कांस्टेंट। और जब हम लोग बैंक के पास पैसा मांगते हैं तो बैंक हमें दो ही आंसर देती है, या तो आपका लोन अप्रूवल होगा, नहीं तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा। कभी ऐसे नहीं बताती आधा अप्रूवल आधा रिजेक्ट, ऐसे नहीं बताती, खाली दो ही आंसर देगी, यार मिल जाएगा नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब मिल जाएगा या तो कैंसिल होगा तो पी भी मेरा कंट्रोल में है, तो पी इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, पी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए आप जब लोन लेने के लिए जाते हो तो ऐसे कहते हो कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन है बट अभी के लिए 10,000 दे देना, मैं कल लेके आऊंगा, बाकी का अगले मंथ में दे देना, ऐसे कहते हैं क्या, पूरा ही लेते हैं बैंक से, तो इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो फिर चेंजेस क्या हो रहा है, तो चेंजेस ये दो चीजें हो रही है, आर परसेंट और कौन सा, एन। आर परसेंट डिसाइड कर रही है बैंक और एन डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, तो इसी वजह से सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर परसेंट इंटू एन। इसका कहना इतना है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो आपका इंटरेस्ट पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और आपने लेट पेमेंट किया तो भी पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर हमारे तय करते हैं। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो हम लोग डेफिनेटली ये भी कहेंगे कि अमाउंट का फॉर्मूला ऐसा लिखा था, अमाउंट इज इक्वल टू लिखा था पी प्लस कितना, यस आई। और कुछ हद तक हमें ये भी पता है कि यार अमाउंट इज इक्वल टू पी तो है, एसआई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय कितना, 100। और यहां पर अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसके तहत पी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां पे भी कह सकते हैं अमाउंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर परसेंट इंटू क्या, एन। ये भी यहां पर लिख सकते हैं। तो सर ये कब लगेगा, कब सवाल में आपको बेस्ट सॉल्व करना है, तो एक समझे, जब सवाल परसेंटेज वाला चले, जहां पर कैलकुलेशन देते समय नंबर पता नहीं और परसेंटेज चल रहा है, खाली परसेंटेज की बात कर रहा है, तो उस केस में इन वाले कंसेप्ट से जल्दी आंसर दे सकते हैं। परसेंटेज में समझ लो, जब भी कोई परसेंटेज की बात करे उस केस में पी की वैल्यू हमेशा कितना रखना है, 100%। ठीक है, मतलब नंबर नहीं दिया, जैसे मैंने कहा मैंने 10,000 लिए, 20,000 लिए, तो मैं पैसा कह रहा हूं लेकिन मैंने पैसा दिया ही नहीं है, उस केस में मेरा पैसा कितना होगा, 100%। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो बताओ अमाउंट की वैल्यू कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, अमाउंट की वैल्यू कितनी, 110, क्योंकि मेरा 100 रुपए मैंने लिया था, 10% मेरा इंटरेस्ट लगेगा तो 110 हो जाएगा। 2 साल के लिए लगाएंगे तो कितना होगा, 120। 3 साल के लिए लगाएंगे तो कितना होगा, 130, ऐसा है। ठीक है, चलो एक इससे रिलेटेड ऐसी बात करता हूं। आप अब अभी आपको मैंने पूछा कि बैंक में पैसा रखेंगे और कुछ हादसा हो गया या कुछ भी हो गया, कोई पर्सन लेके चला गया, तो बैंक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकता, गारंटी नहीं बनती। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनेगी, गारंटी नहीं बनेगी। ठीक है, एक होता है गारंटी और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। गारंटी दे दिया मतलब करना ही करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसका अधिकार है, उसके राइट्स है, उसको करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे एक सवाल है इसी से कनेक्ट करता हूं। कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले, साल पहले नहीं कह सकते, कुछ दिनों पहले जो कुछ गेम्स के ऐड चला रहे थे लोग, गेम्स ऐड है कि नहीं, ठीक है, बेटिंग ऐड, बेटिंग ही कहेंगे ना, जैसे ड्रीम इलेवन चल रहा था, बहुत सारे ऐड चले, लोग पैसा लगाते थे उसमें। ठीक है, तो ये देखा गया तो एक प्रकार से बेटिंग था। पहले बेटिंग को इलीगल माना जाता था, यानी आप क्रिकेट देख रहे हो, मैच चल रहा है तो आपने पैसा लगा दिया, सचिन ऐसे मारेगा पैसा लगा, तो फिक्सिंग कर रहे लोग। ठीक है, एक जन्नत नाम की मूवी आई थी, देखा आपने जन्नत नाम का, पहला जन्नत इमरान हाशमी का, देख लीजिए, बहुत सही मूवी बनी। जन्नत में वो देख के बताता है इस पे पैसा लगा दो, तो फिर वो इतना बढ़ जाता है कि वो बेटिंग में चला जाता है। तो उस समय में बेटिंग इज इलीगल, तो लोगों ने ढूंढा यार कुछ तो रास्ता निकालते हैं, लोग तो लगाते थे, कोई गली गली में लगा रहा है, आदमी अपने अपने चौक में लगा रहा है पैसा, बेटिंग पे लगाओ, क्रिकेट चल रहा है लगा दिया, अब उसमें लगा, लेकिन ये इतना बड़ा गेम बना तो लोगों ने कहा कुछ ऑफिशियली लेते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं, पैसा सभी लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया, और क्या बनाया,
ऐसे कर दिया, आप डायरेक्टली गेम्स के ऐप बना दिए गए, आप उसमें लगाओ पैसा, गवर्नमेंट खुद भी कमा रही है क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है। लेकिन नुकसान क्या हुआ, लोगों के पैसे जाने लगे। देखो एक माना जाता है, जुआ जो खिलाता है ना, खिलवाता है, जुआ जो खेलने के लिए बनाता है प्लेटफॉर्म, तो उसमें सब लोग हारते हैं, खाली जो जुआ बनाने वाला आदमी है वही जीतता है। ये जुआ का एकदम सिंपल सा रूल है। लोग हारने लगे, ऐसे ऐसी चीजें आ गई कि जो यंगस्टर है वो भी पैसे हारने लगे, जिसको कुछ कमाई भी नहीं है, वो अपने घर से चोरी चकारी बहुत अलग अलग हिस्से हुए। देखा गया तो ये वाला जो चीज था वो गवर्नमेंट खुद भी चला रहा था, गवर्नमेंट का राइट्स था, तब जाके तो आमिर खान ऐड कर रहे हैं। आपने देखा आमिर खान कर रहे थे, स्पोर्ट्स पर्सन सभी कर रहे होंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सभी लोग कहीं ना कहीं तो ऐड में चिपके हुए थे, हीरोइन हीरोइन तो आ रहे थे। तो इथिकली तो करेक्ट लग रहा था, बट पता है मोरली क्या था, गलत ही था। मोरली अलग चीज होती है ना, गलत होता था। तो अब यहां से मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जैसे मान लो, अभी मैंने पूछा कि कौन से आदमी है जिन्होंने पैसे लेके भाग गए, तो आप सभी ने कहा विजय माल्या जी, ठीक है, नीरव मोदी इनका नाम लिया। विजय माल्या इन्होंने जब फ्रॉड किया तो कितने बैंक से किया, एक बैंक से किया, बहुत सारे बैंक से किया, नंबर नहीं चाहिए मुझे, खाली बस एक बैंक से पैसा लिया होगा, बहुत सारे बैंक से लिया होगा, मल्टीपल बैंक से लिया, एक बैंक से नहीं लिया। अगर एक बैंक से लेता तो बैंक की इमेज खराब हो जाती, वो जो बैंक है वो पूरा करप्ट हो जाता। विजय माल्या ने सभी जो नेशनलाइज बैंक है सभी से उठा, सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक से उठा लिए, ठीक है, एचडीएफसी, प्राइवेट बैंक, सभी से पैसे उठाए। और सभी बैंक कैसे देख रही पता है, अभी सभी बैंक कैसे देख रही थी, सभी से आदमी पैसा ले रहा है, तो कुछ होगा, इसको दे रहे हैं, इस वजह से चुपचाप थे। अगर एक बैंक से विजय माल्या पैसे लेके भाग जाता तो बैंक की इतनी बदनामी होती और जो कस्टमर के पैसे थे वो गायब हो जाते, ठीक, पूरा का पूरा बर्बाद होता। लेकिन विजय माल्या ने हर एक जगह से पैसा उठा के चला गया। अब हर एक जगह से उठा के चला गया तो हर आदमी बोलेगा, और बोलने के बाद कहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ज्यादा, उससे ज्यादा पैसा लिया, वो जाके करे। तो करता है क्या आदमी, कोई नहीं। सभी के ऊपर अत्याचार करो, कुछ नहीं बोलता है, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, लेकिन एक को मारेंगे वो बहुत ज्यादा नजर में आता था, बैंक बर्बाद हो जाते। तो ऐसे कुछ घटना घटती है, ठीक है, ये लिखा। चले कंटेंट पे ऊपर आता है, या यहां पर देखिए यार, मान लो अब देखो कंसेप्ट क्या है, मैंने बैंक में पैसा रखा, पी, पी पैसा रखा, ये बाद में बदल जाएगा, तो ये कन्वर्ट होगा, पी पैसा मेरा बदलेगा, कन्वर्टेड होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बैंक में रखेंगे तो बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। कोई भी बैंक कम करके पैसा नहीं देगी आपको। तो ये अगर पी पैसा बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपने बैंक में पैसा रखा, वो पैसा तो बढ़ गया, तो वो जो बढ़ा हुआ पैसा है उसको क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। दूसरा कि सर हम लोगों ने बैंक में पैसा पी रखा और इससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला, इसके ऊपर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी मुझे मिल गया, पैसा मिल गया, तो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिला है उसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट, उसको कहेंगे इंटरेस्ट। आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाया, इंटरेस्ट कमाया, और जो इंटरेस्ट कमाया इस वाले टॉपिक में उसी का नाम क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये कहेगा उसका नाम तो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बस इतने से कंसेप्ट है, ठीक है, कोई ज्यादातर फॉर्मुलीज नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसके आधार पर ये टॉपिक डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके ऊपर जाते हैं, फिर ये पीडीएफ से शुरुआत करता है। एक एग्जांपल लिखेगा, ठीक है, सम ऑफ मनी बिकम अ ट्रिपल इन अ 4 year, then in a how many year it will become a 5 times of itself, it will become a 5 times of itself, or based on the SI, based on the SI, then in a how many year it will become a 5 times of itself based on the SI। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी इसमें बीच में लाना ही नहीं है, मैं सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल ले रहा हूं। तो क्या बताया कि हमें एग्जामिनर ने कि यार एक सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब पैसा, वो ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, ट्रिपल हो जाता है, कितने साल में ट्रिपल हो गया, 4 साल में ट्रिपल हो गया। तो उसने पूछा कि बताओ कितने साल में क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, ये बता दो। ठीक है, ऐसा सवाल। अब बहुत बार मैक्सिमम बुक में देखेंगे बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है, छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। हम लोगों ने कहा मेरे पास पैसा है 1 रुपए, 1 रुपए हमारा पैसा है, ऐसे मान लो, अच्छी तरह से समझ में आता है, 1 रुपए बहुत सिंपल सा नंबर है। मैंने कहा ये 1 रुपए मेरा ट्रिपल हो गया, ट्रिपल हुआ मतलब पैसा बढ़ता है और पैसा कन्वर्ट होता है, पैसा प्रिंसिपल कन्वर्ट होने के बाद क्या बनेगा, अमाउंट बनता है, प्रिंसिपल कन्वर्ट होगा अमाउंट में। तो ये तो कह रहा है मैं 3 रुपए बन गया, इसने कहा मैं 3 रुपए बन जाता हूं। अगर ये 1 रुपए का 3 रुपए बनता है तो कुछ साल भी लगे होंगे, कितना साल लगा, 4 year लगा। तो हम लोगों ने कहा ये चीज हुई उसने 4 year में। अगर ये 4 year में इतना बन गया तो एक बात बताओ, हमारे पास 1 रुपए था, 1 रुपए की वैल्यू 3 हो गई,
तो हमें इंटरेस्ट मिला होगा तो ही तो बना होगा। कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला? 2 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। तो मैं कह सकता हूं मैंने 4 रुपए में 2 रुपीज इंटरेस्ट कमाए, तब जाके वो ट्रिपल हुआ होगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ रहे? अब उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा यार पैसा आपके पास 1 रुपए ही है, आपको इसको क्या करना है, कितना टाइम्स करना है? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स करना है। ठीक है, स्टेप समझ में आ रहे? अब 5 टाइम्स करना है। अब 5 टाइम्स करना है तो कितना साल लगेगा बताओ। मैंने कहा यहां पर मेरा एक ईयर है। ठीक है, तो अब चेक कीजिए थोड़ा ध्यान से। हमारे पास 1 रुपए है, 1 का 5 करना है, कितना अर्निंग करना पड़ेगा? 4 रुपए, 4 रुपए का इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा यहां पर अगर मैं 4 रुपए का इंटरेस्ट कमाऊंगा तो वो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखिए इसका लॉजिक क्या बना, इसका लॉजिक बना 4 ईयर में कितने अर्न इंटरेस्ट होते हैं? 2 इंटरेस्ट। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं 2 रुपीज, 2 रुपीज कमाने के लिए मुझे कितने साल लगे? 4 ईयर। तो मुझे यहां पर कितने कमाने हैं? तो 4 रुपए कमाने के लिए कितना साल लगेगा, ये मेरा सवाल हो गया। समझ में आ रहा है? देखो क्या किया कि यार 1 रुपए की वैल्यू 3 हो गई, तो मैंने 2 रुपए कमाए, लेकिन मैंने 4 साल में कमाए। सिंपल इंटरेस्ट कहता है मैं फिक्स कमाता हूं, मैं कुछ अलग नहीं कमाता। तो ये कह रहा है कि आपको 1 रुपए की वैल्यू कितनी बनानी है? 5 रुपए। तो नंबर ऑफ ईयर कितने लगेंगे? तो यहां पर 2 रुपए कमाने के लिए 4 साल लगे, तो हमें तो 4 रुपए कमाने हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे। पर यहां से प्रेजेंटेशन आने के समय हम लोग क्या कहते हैं? आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे जो लगे वैसे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते समय देखिए यार 2 1 जार, 2 कितना? 2 2 जार। यहां पर कुछ भी नहीं, ये ऐसे मल्टीप्लाई करो और ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई करो। बताओ 2 × 4 कितना? 8। तो 8 ईयर में लग जाएगा कंप्लीट। एक इसी टाइप का एग्जांपल दूं, आप लोग ट्राई करोगे? सिमिलर टाइप, हाँ, पूरा का पूरा एज इट इज, हाँ, जो से यहां पर आप लोगों ने लिखा है। चले ट्राई करें। एक और एग्जांपल देखें। अ सम ऑफ मनी, a sum of money become a double in a 3 year, then in a how many year it will become 4 times of itself। वो क्या कहता है? एक सम ऑफ मनी है, वो डबल हो जाती है कितने ईयर में? 3 साल में। तो कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम अ 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इतना सवाल है सिंपल इंटरेस्ट। और बहुत बार एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो जिसमें तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बताइए यार क्या आंसर दोगे? सिंपल सा देखना, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू 1 रुपए है, 1 की वैल्यू कितनी बनी है? डबल हुआ है। डबल का मतलब क्या होगा? 2। ऐसे कह सकते हो। हमारे पास 1 रुपए है, 1 की वैल्यू 2 रुपए बन गई। तो कितना साल लगा ये पहले बता दो, कितने साल लगे थे पहले? 3 ईयर लगा था। अब एक बात बताइए यार, 3 ईयर लगा तो तब जाके हमारी ये कंडीशन बनी। तो हमें ये देखना है मैंने पैसे कितने कमाए। यहां पर मेरा 1 रुपए था, यहां पर मेरे 2 रुपए हो गए, तो मैंने 1 रुपए कमा दिए 3 साल में। ठीक है, ये कह सकता हूं। तो फिर बात हो रही है कि आपको पैसा 1 रुपए ही है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको कितना दिखाना है? 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स बनाएंगे तो कितना साल लगेगा? तो यहां पर पहले ये चेक कर लो, 1 की वैल्यू 4 बनाओगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। तो फिर तो क्लियर ऐसे हुआ कि 1 नंबर की वजह से 3 ईयर लगते हैं, 3 साल में 1 रुपए कमाया जा सकता है। तो 3 रुपए कमाने के लिए कितने साल लगेंगे, ऐसा सवाल हो गया। फिर वो आमने सामने डिवीजन, डिवीजन हो नहीं रहा था, तो ऐसे जाके चल जाएगा। तो बताओ एक्स की वैल्यू 3 × 3 कितना? 9। तो ये पहला टाइप पक्का इसमें समझ में इसी को थोड़ा एग्जामिनर चेंज कैसे करेगा देखिए, ये स्टेप समझ में। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए। अगर मान लो, लिखना ना था, ऐसे समझ लो, सेम सवाल दे दिया, यही सवाल, इसी सवाल में एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल का निकालते हैं? 1 साल का निकालते हैं। 1 साल का बताओ ये होता है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? यहां से समझ में आ रहा है 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपए। हम लोगों ने 1 रुपए कमाए, और जो 1 रुपए कमाए, एक लगाने के ऊपर कितने साल में कमाए? 3 साल में कमाए। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1/3 इंटू। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए आपने कमाया, 3 साल लगे उसको, तो 1/3 इंटू 100। तो 1/3 इंटू 100 कितना होगा? 33.33%। अगर डिवाइड करोगे तो ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो दो टाइप के कंटेंट आपको नजर आएंगे इसमें, एक तो डायरेक्टली पूछेगा और नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा। ठीक है, चलो पीडीएफ से स्टार्ट करता हूं, देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी पीडीएफ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर 1, ये वाली नोट्स। हाँ, तो ये पहला सवाल है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते, बट यहां पर दिखाना था एकदम सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 फैक्टर। व्हाट इज द 2 फैक्टर? रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सभी सेम है। तो इन्होंने ऐसे दिया है इस सवाल में, इन्होंने कहा कि व्हाट इज द रेशियो इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय द सर्टन अमाउंट, हाँ, सर्टन अमाउंट
वन इज द 4 year एंड अनदर इज द 8 year एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों का सेम है, तो खाली चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ईयर। पहला नंबर ऑफ ईयर कितना था, दूसरा नंबर ऑफ ईयर कितना है 8, तो हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सीधा बताता है ना, ऊपर 4 नीचे कितना 8, इतना लगा तो आंसर ही आ गया। ठीक है, तो बताओ 4 और 8 को डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, 1/2। तो 1/2 वाला आंसर होना चाहिए, 1:2 का आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यार, सी इज द आंसर। तो लिखने लायक तो सवाल नहीं है, खाली देख लेना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर को लिख रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होते हैं तो सर मल्टीप्लाई ऊपर करते, यहां पर भी करते। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ जाओ। चलिए यहां से सवाल, ये वाला सवाल देखिए, जो एग्जाम में आने का हो सकता है, ऐसे सवाल आता है। अ सम ऑफ मनी, व्हाट इज मीन बाय सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल। हाँ, अ सम ऑफ मनी at a simple interest amount to be 815 in a 3 year। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू होगी 815 इन अ 3 year एंड रुपीज 854 इन अ 4 year। द सम इज, मैंने कहा पहला अमाउंट मेरे पास जो वैल्यू है वो है 815, और यहां पर जो नंबर ऑफ ईयर बता रहा है वो है 3 year का, और यहां पर जो सेकंड अमाउंट है उसकी वैल्यू है 854, नंबर ऑफ ईयर कितना है 4 year का, और हमें पूछा गया प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, यहां पर अब थोड़ा चेक कीजिए, अमाउंट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज द अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा होगा ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है। तो अभी के लिए मतलब इस वाले सवाल के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, बाद में डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा। ये पहला वाला अमाउंट मेरा ऐसा होगा, पी प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है तो उसमें 3 साल का लगा होगा, 3 year। इस वाले अमाउंट को क्या लिखेंगे, पी प्लस कितने साल का इंटरेस्ट, 4 year का सिंपल इंटरेस्ट। अरे यार, प्रिंसिपल तो फिक्स होता है, बढ़ता क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट ही वैल्यू बढ़ती है ना। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, 2 साल का ज्यादा होगा, 3 साल का और ज्यादा होगा, तो हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया। अब मैंने ये कहा कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते तो क्या मिलता, ये बात बताओ मुझे कि क्या मिलेगा आपका, पी पी आपस में क्या होगा, कैंसल। ये वाला पी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट में से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं सीधा कह सकता हूं यहां पर तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का मिलेगा। तो सिंपल सी बात होगी, अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आपके पास में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 39। तो हम लोगों ने कहा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 39 हो गया। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 39 है, हमें तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या है, तो प्रिंसिपल ऐसे निकालेंगे, अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट का मतलब होता है पी प्लस एस आई, तो पी का मतलब अमाउंट माइनस एस आई। अब मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करूंगा, लेकिन मेरे पास तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है, यहां पर अमाउंट कितने साल की है, 3 साल की, यहां पर अमाउंट 4 साल की। तो या तो मुझे पहले समय से सॉल्व करना है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, दूसरे समय से निकालना है तो 4 साल का 4 year का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो जो नंबर आपको लगे उसमें से माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने पहले नंबर में से माइनस करना चाहा तो यहां पर लिखूंगा 815 माइनस 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 39, तो 3 साल का 3 × 39, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। ठीक है, तो आप बताओ यार 815 में से 3 × 39 होता कितना है, 117। 117 अगर माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, फिर यहां पर 2, ये आएगा हमारा 9, 698 वाला आंसर आना चाहिए। तो बेसिकली पहले समझे 698 वाला ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आंसर है। हाँ, बट अब एग्जाम में सर इतना लिखेंगे नहीं लिखना, क्या ट्रिक्स क्या पहले समझो। आपको जब दो अलग अलग अमाउंट दिए जाते हैं, डायरेक्टली दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस ले लो। जैसे यहां पर 815, यहां का ये नंबर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, फिर यहां पर देखना नंबर ऑफ ईयर कितने का डिफरेंस आ रहा है। हमारे पास में यहां पर क्लियर था 1 साल का डिफरेंस आ गया, तो 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट आ गई। और आपको अगर प्रिंसिपल चाहिए तो जहां पर जितने साल का अमाउंट है उतने साल का सिंपल इंटरेस्ट उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो, आपका प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए, इसी टाइप का एक सेम एग्जांपल दिखाता हूं। स्टेप समझ में आ रही है कि क्या किया गया, कि क्यों डिफरेंस लिया। डिफरेंस लोगे तो अमाउंट में से अमाउंट जब माइनस करते हैं प्रिंसिपल आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली मिलेगा।
और आपको प्रिंसिपल चाहिए तो उतने साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। चलो तो एक सेम एग्जांपल लेता हूं, ट्राई करके बताएगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताना चाहता है एग्जामिनर, पहले समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा अ सम ऑफ मनी बिकम 6,000, 6,000 हो गई सम ऑफ मनी यानी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, एंड द 9,000 आफ्टर 4 ईयर, देन फाइंड द सम। सम का मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट अलग अलग साल का है। यार बहुत बेसिक था, ऐसे सवाल तो एकदम एक्सट्रीमली बेसिक। मुझे एक बात बताओ, पहले नहीं कि आप ट्रिक्स पे मत जाओ, ऐसे जंप मत करो कि मुझे क्या चाहिए, समझो क्या दिया है। ये क्या दिया है बता सकते हो, ये क्या है? अमाउंट, अमाउंट है कि नहीं? 6,000 है लेकिन अमाउंट है, कितने साल की अमाउंट है? 2 साल की। तो ये क्लियर है, ये अमाउंट है 2 साल की, 2 ईयर की। ये भी तो अमाउंट ही है, कितने साल का? 4 साल का। अमाउंट अमाउंट दिया, हमें फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पता हो जाए तो क्या करते, सीधा डिफरेंस लगाते। तो मैंने कहा मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस? 3,000। 3,000 जो डिफरेंस मिला वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का है? 4 ईयर में से 2 ईयर चला गया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम लोग लिखेंगे 2 ईयर का सिंपल, तो मैं 2 ESI लिख देता हूं। ये मेरा 3,000 है। अब 2 ईयर का ESI मेरा 3,000 है। तो कोई कहेगा सर 1 साल का निकालो फिर करो, 1 साल की जरूरत ही नहीं है। अब क्यों नहीं है? यहां पर अमाउंट कितने साल की है? 6,000 है, कितने साल की है? 2 साल का दिए है ना यहां पर। तो हमें अगर प्रिंसिपल चाहिए तो मैं अमाउंट में से ESI निकाल दूंगा, डायरेक्ट माइनस करूंगा। जबकि मेरे पास 2 साल का अमाउंट पता था, और 2 साल का अमाउंट की वैल्यू कितनी थी? 6,000। तो 6,000 में से 2 ईयर का ESI कितना? 3,000। अगर माइनस करोगे देन व्हाट इज द डिफरेंस? 3,000। तो 3,000 तो आंसर था। पैसा कन्वर्ट होता है तो अमाउंट बनता है, बस इतना ध्यान में रखना। पैसे के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो इंटरेस्ट कहलाता है। ये दो चीजें, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो एकदम से स्टेप था, जिस बच्चों को थोड़ा भी नॉलेज होगा तो डिफरेंस ले ला 3,000, इसमें से 3,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर 1 साल की देखो, यहां से देखो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 3,000, तो 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 6,000, तो 6,000 9,000 में से माइनस करो तो भी 3,000 ही आएगा। ठीक है, कितना सिंपल था। चले ये वाला सवाल, अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले समझ लेते। इन्होंने कहा अ सम, अ सम इज अ फेस्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4,016.25 एट द रेट ऑफ 9 PCPA। पीसीपीए का मतलब होता है पर कैपिटल पर एनम, मतलब वो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का। इन अ 5 ईयर, व्हाट इज द सम? सम फाइंड करना। एक का बात बताओ पहले, रीड करने के बाद में क्या क्या दिया है ये पहले बता दो। क्या क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, सही है, और टाइम भी गिवन है। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो मैं ऐसा लिखूंगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू एन डिवाइडेड बाय 100। अमाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अमाउंट दिया नहीं था ना, नहीं तो मैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट का वो भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो। अमाउंट तो दिया नहीं था तो मैं तो ऐसा लगाऊंगा P इंटू R इंटू एन डिवाइड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास दी है 4,016.25। ओके, P की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू दी है, R की वैल्यू है 9, N की वैल्यू ऑल्सो गिवन है, L की वैल्यू कितनी है 5, और डिवाइडेड बाय कितना? 100। यहां तक स्टेप समझ में? अब जब बात समझे कि जहां से ये 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो इसके पास 2 पॉइंट है, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर वो कैंसिल हो जाएंगे तो ये फिर ऐसा बना होगा 4,01625 इज इक्वल टू P इंटू 9 इंटू 5, ऐसा बना होगा। तो हमें तो पी की चाहिए वैल्यू, तो मैं सीधा सीधा डिवाइड करते हैं, फिर आमने सामने डिवीजन लगाते हैं। अब डिवीजन लगाएंगे तो बताइए यार 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते तो ये कितना 8,000, फिर 1 को 5 डिवाइड नहीं करता तो 0 लगाते तो वो 16 होगा, और 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जार कितना 15, 15 जानकर बचा कितना 1, 1 के ऊपर 2 लगा तो 12, तो 5 कितना 2 जार 10, फिर बचा कितना 2, 2 के ऊपर 5, 5 कितना 5 5 जार, ऐसे आ गया। अब 5 कैंसिल होने के बाद डिवाइड किससे करेंगे? 9 से। 9 1 जार 9 कितना 8 जार, 9 8 जार कितना 72, 72 जाने के बाद बचा कितना 8 बचेगा, 8 के ऊपर 3 83, तो 9 9 जार, 9 9 जार कितना 81, 81 जाने के बाद बचा कितना 2, 2 के ऊपर 2 कितना होता है 22, तो 9 कितना 2 जार, 9 2 जार कितना 18, 18 जाने के बाद बचा कितना 4, 4 के ऊपर 5 लगाओ 45, तो 9 कितना 5 जार। तो ये आंसर आना चाहिए 8929।
सॉरी 8925 वाला आंसर आना चाहिए, तो 8925 इज द आंसर। ठीक है, बट अब देखिए ये मैंने पूरा लिखा, लेकिन अगर मैं पर्सनली इसको सॉल्व करूं तो मैं इतना लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये 100 तो कैंसिल होगा, तो मैं इसी जगह पर, एक ही जगह पर ऐसे सॉल्व कर दूंगा। बात क्या है, प्रेजेंट करने के लिए लिखना पड़ता है, लेकिन जब खुद सॉल्व करे तो इसको डायरेक्ट लिखो, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े, और यहीं पर इसका कट वगैरह करना चाहिए। ठीक है, चले अगला सवाल स्टार्ट। बहुत बेसिक है, पहले गिवन क्या है ये पहले समझ लो, फिर उसमें प्रेजेंट किसमें करेंगे ये देखना। लैंग्वेज का खेल होता है, कभी कभार वो दिखता है, वो दिख होता भी नहीं है, ऐसा भी है यार। जैसे इस वाले सवाल में क्या दिया उन्होंने, इस वाले इसमें दिया हाउ मच टाइम, फाइंड क्या करना है, टाइम, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट 450 रुपीज टू इल्ड 81 एज अ इंटरेस्ट। तो यहां पर पहले रुक जाओ, अमाउंट की वैल्यू दी है 450, इल्ड का मतलब उसके ऊपर मिला, कितना मिला 81, 81 क्या मिला, इंटरेस्ट। तो एक बात बताओ, अमाउंट के ऊपर कभी इंटरेस्ट मिलता है? कभी आपने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता हुआ देखा? नहीं, किसके ऊपर मिलता है, प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है। तो उसने लैंग्वेज खाली अमाउंट दिया, उसका कहना है ये वाले पैसे के ऊपर इतना इंटरेस्ट मिला, तो ये हमारा बन गया प्रिंसिपल। ठीक है, ये बना आपका इंटरेस्ट, यानी कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड क्या करना है, टाइम। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो वही वाला फॉर्मूला, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 81। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5, टाइम पता नहीं तो एन लगा देंगे, डिवाइड बाय कितना 100, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस वाले सवाल सिंपल था, बट उसने लैंग्वेज से चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग ये कहते हैं ये नंबर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 81 इंटू 100 लिख दिया सर। अब ये लिखने के बाद में इसके पास जो जीरो है, मैं इसको अगर दे देता हूं तो उसका पॉइंट तो गायब ही हो जाएगा, उसके पास एक पॉइंट था, तो इसी नंबर को लिख सकता हूं 45, और ये भी नंबर कितना बनेगा 45, और इंटू क्या हो गया एन नंबर हो गया। अब आमने सामने डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड करते हैं तो अब हम लोग कहते हैं 9 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो बताओ 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 5000, ये कितना होगा 9000, इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो ये कट होगा, ये कितना होगा 5000। ठीक है, अब एक बात बताओ 5 इंटू 5 कितना है यार 25, तो 25 1000, और ये कितना 4000, तो बचा ही कुछ नहीं है, तो एन की वैल्यू 4, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 4 वाले स्टूडेंट करेक्ट थे। सवाल ये था इसमें कि वो लैंग्वेज से घुमा रहा था, तो इस वाले सवाल को आईएमपी कराऊंगा। आज के डेट में इन्वेस्टमेंट पर्पस के ओरिएंटेड सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न कहां पर है, ये वाले कंटेंट देखिए, पहले अच्छी तरह से समझो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, पहले देखो कंटेंट क्या है। ठीक है, रीना टुक अ लोन, रीना टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1200, तो 1200 क्या है आपकी लैंग्वेज में पहले बता दो, प्रिंसिपल, क्या हुआ प्रिंसिपल, हाँ, विद द सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतने साल के लिए जितना की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है ना साल पता है, कंडीशन क्या है, जितने साल के लिए जितना की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। शी पेड 432 एज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। व्हाट इज द 432, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की वैल्यू पता है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता दी। ठीक है, देन व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। खाली दो चीज पता है आपको, क्या क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है ना नंबर ऑफ ईयर पता है, लेकिन जितना साल है उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके चलो 6 ज्यादातर लोग बता रहे हैं, 6 इज द राइट आंसर, 6 करेक्ट है, पहले समझे क्या है, प्रिंसिपल पता था, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन वो भी पता है, तो हमारा फॉर्मूला एकदम सिंपल लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100। क्या नहीं पता सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, बट कंडीशन क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही समय है कि नहीं। तो अब देखो हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एन, वो कह रहा है दोनों सेम है, तो दोनों की वैल्यू तो पता ही नहीं है, दोनों की वैल्यू कुछ तो मान लेते हैं, सपोज हम लोगों ने कंसिडर किया दोनों की वैल्यू कितनी है एक्स है, दोनों सेम है तो एक्स मान रहा हूं, तो अब लगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी 432 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी, अब पी की वैल्यू कितनी
1200 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी एक्स, हम लोगों ने एक्स तय किया, इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी एक्स, डिवाइडेड बाय कितना 100। तो ऐसे लिखना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, ये स्टेप समझ में। फिर बाद में अगर डिवाइड करने जाए तो इसके दो जीरोस, यहां से दो जीरोस क्या हो गए, कैंसिल। अब 12 से सीधा इधर डिवाइड करता हूं, 12 वन जार 12 कितना, 3 जार, 12 3 जार कितना 36, 36 जाने का बचा कितना 7, और 7 पे क्या लगा 2, तो 7 पे 2 क्या होता है 72, तो 12 कितना 6 जार, तो 12 6 जार होता है 36। ठीक है 72। तो एक बात बताओ, एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 36 आ रही है, तो बताओ किसका स्क्वायर 36 होता है, तो 6 इज द राइट आंसर। तो ये वाला सही था। तो 6 वाले स्टूडेंट जितने भी थे उन सभी का करेक्ट था। इसको भी देखना, इस टाइप का सवाल जरूर आएगा, ये वाला पैटर्न पक्का आएगा। नेक्स्ट ये वाला, अब देखो जो मुझे बताना था उसी टाइप के ऊपर आ गया, जो सिंपल कैसे यूज किया गया। ठीक है ध्यान से देख, अ सर्टन सम, सर्टन सम का मतलब प्रिंसिपल, हाँ ये कह रहा है अ सर्टन सम प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड, कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट किया, हाँ सर्टन सम इज इन्वेस्टेड सर्टन टाइम, टाइम नहीं दिया उसने, उसने कहा पैसा लिया कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किया, इट अमाउंट टू बी 600, 600 हो जाता है एट द 10% पर एनम से। ठीक है, बट वेन इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम इट अमाउंट टू बी 400, अमाउंट तो 400 हो गई, देन फाइंड द टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको ये समझा था सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके ऊपर आर परसेंट इंटू एन के ऊपर, ये पढ़ाया था। कम अमाउंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अमाउंट भी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है आर परसेंट इंटू एन, है कि नहीं। तो एक बात बताएगा, प्रिंसिपल दोनों जगह पर सेम है, लेकिन पहली बार अमाउंट की वैल्यू कितनी बन गई 600, तो हम लोगों ने कहा यार मैंने 600 रुपए मैंने कमाए, अब जो 600 कमाए उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, कितने समय के लिए था वो पता नहीं है, तो मान लेते एन होगा, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 10% इंटू एन समय के लिए, ये स्टेप समझ में। सेकंड बार हमारी अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई 400, कितना समय पता नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5, तो इंटू एन के लिए। ठीक है यहां तक आ गए। तो एक बात समझे, यहां पर भी आप अमाउंट बता रहे हो, यहां पर भी आप अमाउंट बता रहे हो, इस केस में अमाउंट ज्यादा है, यहां पर अमाउंट कम है, तो मुझे कुछ बताइएगा क्यों अमाउंट कम है, यहां पर अमाउंट ज्यादा है यहां पर अमाउंट कम है, क्यों कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही का गड़बड़ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे फिर तो, क्योंकि हमें तो अमाउंट का डिफरेंस पता चल जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर 200, तो ये जो 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो इनकी वजह से आ रहा होगा फिर तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर 5% एन, तो हम लोग कहेंगे 5% एन इसकी वजह से आ रहा होगा, तो उन्होंने एन की वैल्यू पूछी है, तो एन फाइंड करते समय सीधा 5 उठाएंगे, 5 वन जार 5 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो कितना है 40, तो एन की वैल्यू 40 साल की थी, 40 इज द आंसर। तो 40 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 ये आंसर। नहीं प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आपको लगता होगा कि सर प्रिंसिपल निकालते तो क्या होगा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगर आप 10% की वैल्यू निकाल के वहीं से आते हैं, ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑलरेडी तय था 10%, बट कितने समय के लिए ये नहीं था, तो आप ये कर सकते हो यहां पर 100% ही प्रिंसिपल होता है ना, और 10% लगाया तो 110 होता, लेकिन 1 साल के लिए 2 साल के लिए लगाया तो 120 होगा, होगा कि नहीं। तो नंबर ऑफ ईयर तो पता ही नहीं है, तो 100 हर जगह पर कॉमन था मेरा, तो पीपी तो वहां से कैंसिल हो गया। एक ऐसे ही सवाल थोड़ा परसेंटेज वाला, ध्यान पूर्वक सॉल्व करना, चेक कीजिए, स्टार्ट। पहले समझे, हाँ देखिए, अ सम वाज पुट, व्हाट इज मीन बाय सम, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रखा, हाँ, अ सम वाज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टन रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, बट कितने साल के लिए 5 ईयर के लिए, तो पहली बार उसने कहा यार प्रिंसिपल लिया 5 साल के लिए रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, हम लोग नहीं जानते रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आगे वो देखो उसने क्या बताया, हैड इट बीन पुट 2% हायर रेट, अगर मान लो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था, अगर उसमें मैं 2% हायर रेट बढ़ा देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता हूं, नंबर ऑफ ईयर मेरा उतना ही है, नंबर ऑफ ईयर कितने हमारे 5 ईयर ही है कि नहीं, देन ये कहता है इट कुड हैव बीन फेस्ड 450 रुपीज मोर, तो उसको कितना पैसा ज्यादा मिला 450 रुपीज ज्यादा मिला, ज्यादा मिल गया। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द सम, फाइंड द सम, सम का मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ। अब थोड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मुझे एक बात बताओ, ये पैसा ज्यादा क्यों मिला इसके बारे में बताओ, क्यों मिला ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, बढ़ा कि नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल से बढ़ा
कितने कितने साल के लिए बढ़ा? 5 ईयर के लिए बढ़ा। कितने परसेंट से बढ़ा? 2% से बढ़ा। और ये जो पैसा आपको ज्यादा मिला, इसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। पैसा ज्यादा मिलना, एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलना, उसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? R% इंटू एन, ऐसा लिखा के दिया। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी? 2%। एन की वैल्यू कितनी? 5 ईयर। तो 2 × 5 कितना? 10%। सीधा हो जाएगा ना। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2% कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए। तो ये इसकी वजह से हमें कितना पैसा मिल जाता है? तो 450 रुपए हमें मिल जाते हैं। ये स्टेप समझ में? उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ। प्रिंसिपल की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है? 100 होती। 100 होता है कि नहीं परसेंटेज में? तो सीधा सवाल ऐसा बना, 100% की वैल्यू कितनी आएगी? ये बता दो, आपका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी? क्योंकि प्रिंसिपल तो 100 ही होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां से कैलकुलेशन जानते हो आप लोग कैसे करते हैं? आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन। तो एक बात बताओ, 2 × 5 कितना होता है? 10%। तो ये 10% 1 इसका 10 गायब कर देता हूं। ठीक है, और ये नंबर इधर आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो पी की वैल्यू हो जाएगी 4 5 और डबल जीरो लगा दो, यानी व्हाट इज आंसर? 4500। तो 4500 ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ओनली। अभी हम लोगों ने लास्ट कुछ ऐसे एग्जांपल देखे थे। अब देखिए गवर्नमेंट, हाँ अब थोड़ा यहां से डिफिकल्ट होगा कंटेंट जो अभी यहां से वर्क करेंगे। इसमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करते, सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P × R × N डिवाइड बाय 100, यही है। हाँ, यहां से चेक कीजिए। ए लेंट अ रुपीज ऑफ 8,000 टू बी फॉर अ 2 ईयर, 6,000 टू सी फॉर अ 4 ईयर, एंड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना? सेम है। फिर उन्होंने कहा एंड रिसीव्स 1,840 रुपीज इन ऑल फ्रॉम द बोथ ऑफ देम एज द इंटरेस्ट। तो दोनों से इंटरेस्ट मिला उसको, दोनों से कंबाइंड इंटरेस्ट दिया है। उन्होंने पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का बता दो। अब एक तरीका क्या है, मैं बुक वाली बात करूं, बुक में ऐसे दिया जाएगा, ए ने बी को पैसा दिया, फिर सी को भी पैसा दिया, तो बी से मिला पैसा, फिर सी से मिला पैसा, बरोबर टोटल पैसा, और वो लगा उसने सिंपल इंटरेस्ट। हमें इतना जाना नहीं, हमें डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। एक बात बताओ, ए ने जब बी को पैसा दिया तो 8,000 दिया। 8,000 दिया, कितने साल के लिए दिया? तो हम लोग तो सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे लिखते हैं, P × R × N। तो वो इंटू इंटू का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई तो होता है कि नहीं? तो बताओ 8,000 × 2 कितना? तो 16,000 मेरा बना। यहां पर दिया 6,000, कितने साल के लिए? 4 ईयर के लिए। तो 6 × 4, 6,000 × 4,000, 4 कितना? 24,000। तो यहां से 16,000 और यहां से 24,000, बताओ एडिशन कितनी? 40,000। एडिशन 40,000 हुई। दोनों में कॉमन क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है। तो मैं सीधा ऐसे लगा दूंगा, 40,000 मेरा इंटरेस्ट बन गया प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है? 100। स्टेप समझ में आ रही कि नहीं? पहले देखो, पूरा लिखने से अच्छा क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसका मल्टीप्लाई ऐड कर दो, क्योंकि बाद में कंबाइन नहीं करना था। तो यहां से हमारा 16, यहां से हमारा कितना? 24, एडिशन कितनी? 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में कॉमन है, तो P × R × N वही बन गया आपका। और इक्वल टू दोनों से मिला हुआ इंटरेस्ट कितना था? 81840। तो हमें खाली सॉल्व करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो जब ये सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय देखिए यार, इसके दो जीरोस, यहां से दो जीरोस क्या हो गए? कैंसिल। ये पहले कैंसिल कर देता हूं। फिर इसका एक जीरो, यहां से एक जीरो क्या होता है? कैंसिल। ये कर दूं। फिर मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करूं तो ये कितना होगा हमारा? 10। अगर इस साइड में 4 से डिवाइड करूं तो 4 4 जार कितना? 16। 16 जाने के तो बचा कितना? 2। 2 के ऊपर 4 कितना? 24। तो 4 कितना? 6 जार, ये 46 आया। 46 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बीच में पॉइंट लग जाएगा। तो यहां से अगर मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट यहां पर लगेगा। देन व्हाट इज द आर वैल्यू? 4.6। तो बस 4.6 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। सवाल वही था, उसी जैसा था जो अभी तक आप लोगों ने देखा। कैलकुलेशन करने के मेथड होते हैं जिससे आपका टाइम काफी हद तक बच जाता है। पहले देखिए इन्होंने क्या दिया, अ मैन लेंट 1,540 रुपीज फॉर अ 5 ईयर एंड 1,800 रुपीज फॉर अ 4 ईयर। इफ द
he gets 1788 rupees as the interest on a both amount, then what is the rate of interest? तो अभी जैसा था वैसे ही सॉल्व करना है, बस खाली तरीका क्या है, पहले तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देखो, फिर इसको भी यहां पर 4 ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ये मेथड है। अब मैं डायरेक्टली 5 इंटू ये नंबर कर दूं तो वह दिमाग नहीं काम करेगा, हमें लिखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए इसको रुका देना है, ये रुकता नहीं है हमारा, ये जाता है और यहां पर जाके काम करता है, इसको रुका देना है, इसको कहना भाई मैं बैठा हूं, मेरा दिमाग जाएगा काम करके आएगा, ठीक है, मैं खाली देखता रहूंगा। तो अब बात क्या है, दिमाग क्या कहता है ना, दिमाग को एक ऐसे ट्रेनिंग की है, जैसे 10 इंटू 4 कर दो 40, ठीक है, 20 इंटू कर दो, हमें राउंड अप बहुत जल्दी अच्छे अच्छे आता है। नंबर एक दो इधर उधर भी कर दिया ना, आदमी कैलकुलेशन में थोड़ा सा घबरा जाता है। तो पहले क्या करो, ये जो नंबर है इसको ऐसे मान लो 1500 और प्लस 40, ये लिखना ना पड़े, दिमाग को ऐसे ट्रेन देना है 1500 और प्लस 40। तो मैंने कहा 5 इंटू 1500 कितना, 5 इंटू 15 कितना 75, तो एक तो 7500 होगा। फिर ये स्टेप समझ में आ रही है, 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 होता है कि नहीं, तो 7500 आया होगा, और 5 इंटू 40 करेंगे तो कितना 200 होगा, तो 7500 और 200 ऐड करेंगे तो 7700। तो पहला नंबर क्लियर था, 7700 था, ठीक है। प्लस अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डबल डबल कर दो। अब 1800 का डबल 36, और 36 का डबल 7200, पक्का डबल डबल करना 4 से मल्टीप्लाई का मतलब, तो ये 7200, और ये दोनों जो भी एडिशन करेंगे इनटू क्या करने वाले हैं, आर, और डिवाइडेड बाय कितना 100, और इनको मिला के हमारे पास जो इंटरेस्ट बना उसकी वैल्यू कितनी थी 1788 थी। ये स्टेप समझ में। अब क्या है, आप दोनों को ऐड करोगे फिर 100 से डिवाइड करोगे, उससे अच्छा पहले ही 100 से डिवाइड कर दो दोनों जगह पर, बिकॉज प्लस है। तो जब 100 से डिवाइड करते तो इसका जीरो दोनों का जीरो क्या हो गया, कैंसिल, बिकॉज बीच में प्लस था। तो एक बात बताओ, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 149 आएगा। तो हम लोग कहेंगे आर की जो वैल्यू आएगी वो 1788 को 149 से डिवाइड करने वाला है, ठीक है कि नहीं। अब एक बात समझे, अगर मैं खाली कैलकुलेशन पे इतना सोचूं कि इस नंबर को इससे डिवाइड करने जाओ तो 1 तो बनेगा ही बनेगा, स्टार्टिंग में 1 नंबर आने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। डबल होता तो 2 बन जाता, लेकिन स्टार्टिंग में 1 आएगा। अब स्टार्टिंग में 1 आएगा, ये हमारा कंपलसरी हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, 9 को 8 बनाने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है कि 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 आखिरी में आता है, 2 आता है, तो ये डेफिनेटली 12% आएगा, ठीक है। लास्ट यूनिट से पता चल जाएगा कितने टाइम्स मल्टीपल कितने टाइम्स डिवाइड होता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा 12%, तो 12% इज ओनली आंसर। क्योंकि किसी को लगा सर मैं 5 दे दूं तो 9 इंटू 5 45 होता है, आखिरी में 5 आता, ठीक है, तो इज आंसर। मेजरली जो कंसेप्ट है वो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा, बट इसको जरूर रिवाइज करना, नोट्स अच्छी तरह से बनाना, लेक्चर में आते समय पहले रिवाइज करके जरूर आना है, ठीक है। थैंक यू, कल मिलता है, थैंक यू।